मैं घर में दाखिल हुआ तो हस्ब मामूल हर चीज बिखरी पड़ी थी। हर कोने में सामान इधर उधर पड़ा था, जैसे किसी ने घर उजाड़ दिया हो। ये मंजर देखकर एक बार फिर मेरा जिस्म और दिमाग गुस्से से भड़क उठा। मैं रास्ते में पड़ी चीजों को नजरअंदाज करता हुआ सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा। हस्ब मामूल मेरी बीवी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। मैं खामोशी के साथ आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उसका रुख अपनी जानिब किया, मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा नाम अकबर रऊफ है और मैं भावलपुर शहर में रहता हूँ। ये मेरी कहानी है, दूसरी शादी की कहानी, जो मैं आज आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैं इसे अपने तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप हर पहलू को समझ सकें। अक्सर लोग समझते हैं कि जो शख्स दूसरी शादी करता है वो सिर्फ रोमानवी तबीयत का हामिल होता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। दूसरी शादी करने वाला शख्स न सिर्फ अपनी पहली बीवी बल्कि अपनी फैमिली और करीबी रिश्तेदारों के रवैयों का भी सामना करता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात शौहर के अपने घर वाले भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। वो मुझे अपनी आंखों से ऐसे देखते जैसे मैं कोई जालिम इंसान हूँ, या शायद वो समझते हो कि मैं आवारा मिजाज का आदमी हूँ। मैंने भी दूसरी शादी की और मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर मैंने दूसरी शादी क्यों की। मेरी कहानी आखिर तक सुने और खुद फैसला करें कि मैंने सही किया या गलत। बराह करम मुझे बताइए क्या मेरा फैसला दुरुस्त था या नहीं। मेरा नाम अकबर रऊफ है और मैं 3 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे वालिद का एक बड़ा भाई है जिनका अपना घर और कारोबार था। वो दरामद और बरामद का काम किया करते थे जो अच्छा चल रहा था। हालांकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन अक्सर लोग कहते थे कि बेटियां पैदा होते ही बालिग हो जाया करती हैं। बड़ी उम्र की औरतें भी यही कहती थी कि लड़कियां रातों रात बड़ी हो जाती हैं, और यही मैं अपनी छोटी बहनों में देख रहा था। वो जल्द ही मेरे कद के बराबर आ गई और फिर अम्मा और अब्बा ने फैसला किया कि मुझसे पहले मेरी 2 छोटी बहनों की शादी कर दी जाए। मैंने सोचा कि कॉलेज मुकम्मल करने के बाद शादी कर लूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैंने कारोबार में शराकत की और वालिद साहब के लिए एक मजबूत सहारा बन गया। यूं हम बाप बेटा मिलकर कारोबार संभालने लगे। मेरी 2 छोटी बहनें नाजिया और शाजिया बड़ी हो चुकी थीं और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी शादी कर दी। वो अपने घरों में खुश थी और अम्मा भी अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो चुकी थी। अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही हमें एक बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त करना पड़ा। मेरी वालिदा शुरू से ही कई मुश्किलात से गुजरी थी। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा थी और एक रात उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गया। जब तक हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, उनकी हालत तशवीशनाक हो चुकी थी। वालिद साहब परेशान थे और माँ कोमा में चली गई, जहां वो 7 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रही। ये 7 दिन हमारे लिए सदियों के बराबर थे और हर लम्हा हमारी दुआएं अल्लाह के हुजूर थी कि वो हमारी माँ को सेहत दे, हमारे सरों पर उनका साया सलामत रखे। लेकिन शायद हमारा इम्तिहान मुकम्मल हो चुका था। 7 दिन के बाद ही मेरी माँ नींद की हालत में ही अपने खालिक की हकीकी से जा मिली। उनके जाने के बाद घर वीरान सा हो गया। मैं सच में खाली महसूस कर रहा था। रात के वक्त बेख्तियार अम्मा की याद आती और घर की खामोशी दिल को चीर कर रख देती। अगरचे घर में वालिद, मैं और मेरी छोटी बहन मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे हमारी माँ ही इस घर की असल रूह थी और उनके जाने के साथ ही घर की सारी खुशियां भी चली गई। तन्हाई का ये आलम था कि दिल दहल जाता। 6 महीने इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन वालिद साहब ने कहा, यह घर अब बहुत खामोश हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे वालिद ने जो कुछ कहा वो मैंने पहले भी कहीं सुना हो। रऊफ, शादी कर लो, खानदान में एक और रुकन का इजाफा होगा, घर में खुशियां आएंगी और हम इस गम से आजाद हो जाएंगे। वालिद साहब के अल्फाज ने मुझे संभलने में मदद की, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल इस फैसले की तरफ मुकम्मल माइल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी तक माँ के बिछड़ने के सदमे से बाहर नहीं आया। मगर हकीकत यही थी कि जो दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ हम नहीं जा सकते। जिंदगी का पहिया नहीं रुकता, वो मुसलसल आगे बढ़ता ही रहता है। इसी सोच के साथ ही वालिद साहब ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैंने भी संजीदगी के साथ सोचना शुरू कर दिया और चंद ही महीनों के अंदर मेरी शादी सना से हो गई। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जब सना घर आई तो माहौल में खुशगवार तब्दीली महसूस हुई।
मेरा बोझल दिमाग भी हल्का होने लगा और जिंदगी में दोबारा खुशियों ने जगह बनानी शुरू कर दी। शादी को 3 साल गुजर चुके थे और हमारी जिंदगी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही थी। शादी के चंद ही माह के बाद हमें मालूम हुआ कि सना उम्मीद से है। ये खबर पूरे घर के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई और हम सब बेहद खुश थे। वक्त गुजरता रहा और इसी दौरान मैंने अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी, अपनी छोटी बहन की शादी। मैंने उसे अलविदा किया और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। घर में एक और कमी महसूस होने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा था और जिंदगी आगे बढ़ रही थी। जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो हमें एक और खुशखबरी मिली। सना दोबारा उम्मीद से थी। ये खबर सुनते ही खुशियों की एक नई लहर घर में दौड़ गई और मैंने महसूस किया कि वाकई जिंदगी कभी रुकने का नाम नहीं, बल्कि ये हमेशा आगे बढ़ने का दूसरा नाम है। सना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने अपने घर में भी वाज़ेह तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दी। जब से मेरी छोटी बहन शादी के बाद अपने ससुराल गई थी, घर की हुक्मरानी जैसे मेरे हाथों से निकलती जा रही थी। सब कुछ दरहम बरहम सा होने लगा। किचन हमेशा गंदा रहता, चीजें बिखरी होती और घर का इंतजाम पहले जैसा नहीं रहा था। अक्सर मैं सना से कुछ कहता कि घर साफ रखा करो, तो वो फौरन नाराज हो जाया करती और मुझे डांट देती। वो कहती, मैं बच्चों को संभालूं या घर को? बच्चे छोटे हैं और सब कुछ एक साथ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं समझता था कि वो गलत भी नहीं कह रही थी। औरतें जब बच्चों में मगन हो जाती हैं तो वाकई घर के बाकी काम उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाया करते हैं। मैंने भी उससे ज्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था कि वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने एक मुलाजमा रख ली ताकि घर के कामों में मदद मिल सके और सना को कुछ सुकून मिले। खाला के लिए भी कुछ खास इंतजामात किए और अब घर की सूरत हाल कुछ बेहतर होने लगी थी। हुआ यूं कि सुबह होते ही खाला घर आ जाया करती थी। वो घर की सफाई करती, बर्तन धोती और दीगर जरूरी काम निपटाती। उनकी आमद से सना के काम का बोझ काफी हद तक हल्का हो गया था। मासी के आने से न सिर्फ सना को सुकून मिला, बल्कि मुझे भी इत्मीनान हासिल हुआ। घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी, वरना पहले तो हर तरफ बिखरी चीजें और बेतरतीबी देखकर मेरा दिमाग उलझ जाया करता था और अक्सर मैं गुस्से में आ जाया करता था। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक और इम्तिहान में डाल दिया। जब मेरी बेटी 1 साल की हुई तो अचानक मुझे एक और सदमा सहना पड़ा। मेरे वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरी किस्मत में एक और बड़ा दुख लिखा था। मेरी वालिदा के बाद अब मेरे वालिद भी मुझे तन्हा छोड़ गए। मेरे दोनों साए, वो हस्तियां जो हमेशा मेरे सर पर दुआ के लिए हाथ बुलंद करती थी, अब मट्टी तले जा सोई थी। वालिद के जाने के बाद कारोबार की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आन पड़ी। अगर से पहले भी मैं कारोबार संभालता था, लेकिन वालिद की रहनुमाई हमेशा मेरे साथ थी। वो हर लम्हे मशवरा देते, मेरे फैसले में शामिल होते। लेकिन अब सब कुछ मेरे कांधों पर आ गया था और मुझे अपने बच्चों की देखभाल भी खुद करनी थी। यह देखकर मेरा दिमाग सुन हो गया था। मैं रोज यही मंजर देखता था, घर में बिखरी चीजें, बच्चों के गंदे कपड़े और हर तरफ बेतरतीबी। अक्सर मैं समझता था कि बच्चों की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन फिर भी सना के पास दिन का काफी वक्त होता था कि वो घर को संभाल सके। बड़ा बेटा स्कूल जाता, उसके बाद ट्यूशन में रहता और छोटा ज्यादा वक्त सोता रहता। लेकिन इसके बावजूद घर की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो दरवाजे पर ही बिखरी हुई चीजों ने मेरा इस्तकबाल किया। कपड़े, खिलौने, जूते, सब कुछ बेतरतीबी से बिखरा हुआ था। मैं उन चीजों पर कदम रखते हुए अंदर दाखिल हुआ। लॉन्च में बच्चे टीवी देख रहे थे, जबकि छोटा बेटा झूले में सो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैं रुक गया। मेरे सामने बिस्तर पर सना मुंह के बल उल्टी लेटी हुई थी। उसकी टांगें नीचे की जानिब थी और वो मोबाइल फोन पर किसी से बात करने में मगन थी। मुझे देखकर भी उसने कोई खास रद्देमल नहीं दिया, जैसे सब कुछ मामूल की बात हो। मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। मैंने गुस्से में आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और उसे सीधा किया। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ये सब क्या हो रहा है? घर की हालत ऐसी क्यों है? मैंने सख्त लहजे के साथ पूछा। उसने लापरवाही से कहा, मुझे एक नौकरानी का बंदोबस्त कर देना चाहिए, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे ये सुनकर शदीद झटका लगा। मैंने सोचा कि शायद वो थोड़ी देर जिम्मेदारी महसूस करेगी, लेकिन उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं। मैं समझ गया कि ये सब कुछ सुधरने वाला नहीं है। अगर मैं चुप रहा
तो ये सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को काबू में रखा और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खुद को पुरसुकून किया। मैं जानता था कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुझे जल्द कोई कदम उठाना होगा। मैंने अपने दोस्त आमिर का नंबर डायल किया, जिसके साथ मैंने कुछ दिन पहले ही काम मुकम्मल किया था। आमिर, मुलाजमा के लिए बात की थी ना, उसने कुछ किया? मैंने फोन पर उससे पूछा। हाँ, वो तुम्हारे काम की चीज है। हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, खालिदा। उसके 2 बच्चे हैं। वो अच्छे घर में रहती है, मगर उसके वालिदैन के साथ मसला है। उसका शौहर उसे तलाक दे चुका है और वो नाख्वानदा है। वो किसी काम की तलाश में है। आमिर ने तफसील से बताया। उसने कहा था कि वो तुम्हारे घर में आकर काम करेगी, तुम फिक्र मत करो। आमिर की बातों से दिल में कुछ सुकून सा आया। अगले दिन नाश्ता करने के बाद मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां 30-35 साल के लगभग एक औरत खड़ी थी। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम, मैं खालिदा हूँ, आमिर साहब ने मुझे भेजा है। मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दिखाया और सना को बुलाया ताकि वो खालिदा को काम समझा सके। फिर मैं काम पर चला गया। शाम को वापस आकर जब घर में कदम रखा तो मुझे सुकून का एहसास हुआ। घर साफ सुथरा था, बच्चों के कपड़े धुले हुए थे, किचन साफ था और खालिदा ने सच में घर के कामों को बेहतर बनाया था। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ था, लेकिन फिर भी एक फिक्र दिल में थी कि मेरी जिंदगी में एक मुलाजमा की मदद पर घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ पड़ चुका था। खालिदा की छुट्टी के बाद मेरी हालत बहुत खराब हो गई। घर में कुछ गड़बड़ सी महसूस होने लगी। मैंने फौरन आमिर से राब्ता किया और कहा, मुझे खालिदा का फोन नंबर दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ ताकि जान सकूं कि छुट्टी क्यों ली है। आमिर ने मुझे उसका नंबर दिया और मैंने फौरन उसे कॉल किया। खालिदा ने फोन पर कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। वो वाकई परेशान थी और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके लिए बच्चों का ख्याल रखना और घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन ये भी कहा, खालिदा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अपने बेटे को इलाज के लिए दवा दिलाओ और शाम को काम पर आना। इसके बाद मैंने कुछ पैसे उसके हाथ में रखे और कहा, ये ले जाओ, दवा खरीद कर अपने बेटे की हालत बेहतर करो। जब मैं शाम को वापस आया तो मेरी तवक्को के बरक्स खालिदा घर के बजाय सीधे अपने घर गई। वहां की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसका बेटा तेज बुखार में मुब्तला था और वह वाकई बुरी हालत में थी। मुझे उसका दुख समझ आया और उसकी मदद करने की कोशिश की ताकि वो अपने बच्चे की देखभाल कर सके। घर वापस आकर मैंने देखा कि मेरी सास वहां थी। जैसे ही सना थोड़ी सी पीछे हुई, मैंने अपनी सास से उसका जिक्र किया। अम्मी जान, घर की हालत देख लें, नौकरानी ना आने की वजह से सब कुछ बिखरा हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि सना को समझाएं, घर की सफाई पर तवज्जो दे और ये भी कि घर में इन चीजों का ख्याल रखा जाए। ये सुनकर मेरी सास ने शर्मिंदगी से सर हिलाया और कहा, बेटा, क्या करूं, ये सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको ये महसूस हो रहा है और मैंने कई बार इसे समझाया भी है। मैंने कहा, इसे समझाएं, वो थोड़ी लापरवाह हो गई है और घर का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मैंने 1 घंटा गुजारा और फिर अपने घर वापस आ गया, लेकिन घर की हालत वही की वही थी। खालिदा का बेटा बुखार के बाद तंदुरुस्त हो रहा था और इस गरीब औरत को अपने बेटे की देखभाल में मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से मैं परेशान था। इसके अलावा खालिदा के न आने से भी मुश्किलात और बढ़ गई। इस दौरान मैंने देखा कि सना ने कपड़े धोने में गफलत बरती हुई है। पूरे घर में एक भी कपड़ा धुला हुआ नहीं था और मुझे अपने काम के लिए और बच्चों के स्कूल के लिए कपड़े चाहिए थे। मैंने सना से कहा, कम से कम बच्चों और मेरे कपड़े धो दो ताकि हम सबका काम चल सके। लेकिन सना ने फिर सुस्ती की तमाम हदें पार कर दी। उसने सारा काम खालिदा के आने पर छोड़ दिया। उसी शाम मैं आमिर के घर गया। मेरे जहन में अगला ख्याल आमिर के बारे में था। मैंने उसके सामने बहस छेड़ दी। वो ऐसे बात करने लगा जैसे हालात वाकई खराब हों, मगर साथ ही मैंने खबरदार किया कि जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं उसके नताइज पर भी गौर कर लो। मैं हैरान था कि आया मैं वाकई ये कदम उठा लूंगा या नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा किया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। आमिर मेरी तरफ देखने लगा जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ हो? वो कहने लगा, भाई, मैं तुम्हारे ही साथ हूं। मैं आमिर और उसकी बीवी को इसलिए नहीं छोड़ सकता था कि मैं बस यही कह दूं कि हालात मुश्किल है। इसी दौरान मेरी बीवी खालिदा के घर मेरी शादी की तजवीज लेकर गई। पहले तो खालिदा हैरान रह गई और उसने साफ इनकार कर दिया, मगर जब आमिर और उसकी बीवी ने उसे समझाया कि आखिर उसके 2 बच्चे हैं
और उसे भी किसी सहारे की जरूरत है, तो वो कुछ सोच में पड़ गई। आमिर की बीवी ने समझाया, अगर वो यूं ही लोगों के घरों में काम करती रही तो उसके मुस्तकबिल का क्या होगा। मैंने भी उसे कहा कि अगर तुम गुस्से में कोई फैसला करोगी तो इसका नुकसान तुम्हें ही होगा। अगर तुम काम पर नहीं जाती तो घर में क्या होगा। मैंने उससे यह भी कहा कि तुम भी शादी के बारे में संजीदगी से सोचो, ताकि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को एक बेहतर सहारा मिल सके। खालिदा को समझाने और कई दिन सोचने के बाद बिलाखिर उसने हाँ कह दी और हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरे घर में उसके लिए सिर्फ एक ही हिस्सा मुख्तस था। ताहम मैंने ऊपर एक वॉशरूम भी बनवा दिया था ताकि उसे किसी दिक्कत का सामना ना हो। घर के जरूरी सामान का भी इंतजाम कर दिया गया और इब्तिदा में खालिदा को ऊपर के हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। इस मामले में सना ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। वो सख्त नाराज हुई और तकरीबन 2 दिन अपनी माँ के घर चली गई। सना 1 महीने तक अपनी माँ के घर नाराजगी के साथ बैठी रही। मैंने अपनी सास से भी कह दिया था कि वो सूरत हाल को समझे और साफ साफ बात करे। मैंने अपने अल्फाज में वाजे किया कि मैं इस कदम को उठाने पर मजबूर था। मैंने कहा, आकर मेरे घर में देखें, मेरे घर की देखभाल कौन करेगा। अगर सना एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकती है तो ठीक है, वो बच्चों की देखभाल करेगी और खालिदा घर की जिम्मेदारी संभालेगी। अगर सना मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे कोई भी मसला नहीं है, वो अपनी पसंद का फैसला कर सकती है। खालिदा से शादी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितनी अच्छी औरत है, सुलझी हुई, समझदार और घर को संभालने वाली। घर के कामों में खालिदा की मेहनत नुमाया थी, जबकि सना दरअसल सिर्फ एक ही काम कर रही थी, अपने बच्चों की देखभाल। ये काफी था। मगर दूसरी तरफ खालिदा पूरे घर की सफाई करती, खाना पकाती और फिर अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखती। खालिदा ने मेरी जिंदगी को एक नया सुकून दिया था और अब मेरा वक्त आराम और इत्मीनान के साथ गुजर रहा था और इसके लिए मैं खालिदा का बेहद मशकूर हूं। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने खालिदा से शादी करके गलती की? मैंने एक बेवा और बेसहारा औरत को सहारा दिया और इसके बदले में मेरे घर की मुकम्मल देखभाल संभाल ली। पहले मेरा घर बस एक खाली ढांचा था, जैसे परिंदों का घोंसला। मगर जब से खालिदा आई है, ये वाकई एक घर जैसा महसूस होने लगा है। हाँ, सना मेरी बीवी है और जाहिर है कि उसका एक अलग मकाम है, मगर खालिदा ने भी मेरे घर को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा किया है। चाहे खालिदा कितनी ही अच्छी औरत क्यों ना हो, वो सना की नजर में हमेशा बुरी ही रहेगी। शायद कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरते। नाजरीन, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर जिंदगी की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।